Good evening everyone. Welcome to PPTR powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Avalia और मैं आज आपके साथ में हूँ for ESIC DD. Okay, am I audible as well as visible? Is there any issue in that? एक बार confirm कर दीजिए. And happy Gurpurav everyone. ओके गाइस, आज मेरा टॉपिक है HRM और आज ना HR प्लानिंग के थोड़े से और क्वेश्चंस हम लोग ख़त्म करते हैं. देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ HRM. एक बार कंफर्म कर दीजिए if I am audible as well as visible. Thank you. Okay, so shall we proceed? आज का मेरा टॉपिक HR प्लानिंग के आगे ही हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. सो गिव मी अ मोमेंट. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच. I think working from home is definitely a little harder now. Okay, so हमारा ESIC DD का कोर्स शुरू हो चुका है. Give me a moment, I think I am just okay. I hope the technical glitch is solved for the moment. So let's hurry up and let's begin the class. हमारा complete course for ESICDD has begun from 12th of September 2021. So हमारा ESIC वैसे I like cricket but I do not know exactly what is happening right now
बिकॉज आज कुछ ना कुछ चल रहा है एंड या इट्स ऑलमोस्ट सॉल्व राइट नाउ. ओके चलिए शुरू करें क्लास आज. लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द क्लास. गुड इवनिंग रितेश. ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ESIC-DD का हमारा कोर्स शुरू हो चुका है. इसकी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है. टिल नाउ अगर आपने अब तक टेस्ट सीरीज़ को रिव्यू नहीं किया है देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम वेयर यू शुड गो हेड एंड रिव्यू दैट एज वेल. ठीक है सो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी ESIC-DD की जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा. एंड अदर देन दैट इनके डेमो कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हैं. अभी हर एक का डेमो कोर्स आपको दिख जाएगा. एटलीस्ट अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहीं पर रिव्यू कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या ढूंढ रहे हैं और क्या हमारे पोर्टल पर वो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं हैं. ओके सो मूविंग ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following options is not a factor that hinders with the human resource planning process? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग की प्रोसेस है उसके साथ में हिंडर नहीं करता? ओके आई थिंक दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन कि हमने लास्ट क्लास में किया था. टाइम होराइजन्स, टाइप ऑफ क्वालिटी एंड फोरकास्टिंग, and the next is environmental uncertainties and D. ओके मेरे पास एक आंसर आया B, एक आंसर आया D. मतलब एक तरह से शायद ना क्योंकि वो आई थिंक देयर वाज सम इशू विद द PPT और उस चक्कर में एक दो क्वेश्चन पिछले वाले आ सकते हैं. एंड दिस इज़ वेयर आई एम चेकिंग कि मेमोरी क्या चल रही है. B एंड D बड़ा इजी क्वेश्चन है. इस बारे में पहले भी बात की गई थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके फैक्टर जो तंग नहीं करेगा. टाइम तंग करता है, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन तंग करती है बिकॉज व्हाट इफ मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो रिलायबल नहीं थी. इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज तो डेफिनेटली तंग करती हैं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी के चलते मेरे पास कितना नुकसान हो गया चीज़ों के अंदर बिकॉज इट इज़ टू अनसर्टन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक्स टू कोविड. कभी भी वेव आती है, कभी भी लॉकडाउन लगता है, पता नहीं काम चलेगा तो कैसे चलेगा. द करेक्ट आंसर इज डी. Unite the perspectives of line and staff managers, guys. That's correct, Aparoop. Okay, अब अगला क्वेश्चन. The human resource planning is done based on human resource planning जो हम करते हैं HRP की प्लानिंग वो किसके बेस पे करते हैं? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक वी हैव डन. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अगेन अ मेमोरी टेस्ट. इसके रिगार्डिंग मैंने ना लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है. क्या हम मार्केट कंडीशन के बेस पर करते हैं या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पर करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन प्लान. देखिए फ्रैंकली बताऊँ ना तो HRP के केस में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है दैट अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट आवर पॉकेट. अगर ना मैं मैनेजमेंट की कुछ बेसिक चीज़ों को इसके साथ में जोड़कर चलूँ ना, देर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड सबसे ज़्यादा रिनोन्ड उनमें माना जाता है वो थे हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल की ना एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल था. दैट प्रिंसिपल वॉज फेयर रेम्यूनरेशन. हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल? क्या आपने सुना है इसके बारे में? Among the 14 principles, there's one particular principle that basically states about fair remuneration. The correct answer is here is D only. और उनका वो जो पॉइंट है ना उसके बारे में बता रही हूँ. देखिए पता है क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में उन्होंने बहुत प्यार से इसको एलैबोरेट करके लिखा है कि देखिए आपने जो काम किया आपको उसका पैसा मिलना चाहिए. अग्रीड. लेकिन अगर मेरी जेब में उतना पैसा नहीं है और आपको पैसा देते देते मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई, इट्स ऑफ नो यूज़. मे बी इन केस आप मेसी को फॉलो करते हैं तो मेसी हैज़ नाउ मूव फ्रॉम हिज ओरिजिनल क्लब टू सम अदर क्लब. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उन्होंने जो मेन क्लब था उन्होंने स्टेट किया था कि बिकॉज मेसी अब उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गए हैं, दे कैन नॉट रियली टेक केयर ऑफ द कॉस्ट. सो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को ये करना पड़ता है इवन दो दे हैव गुड एसेट्स बट अपने पास अगर उतनी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है तो हम नहीं करते हैं. तो नो डाउट आपका ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन असलियत में आप अपना पैसा देखकर नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को देखकर लोगों को रखते हैं. ठीक है. यस बार्सिलोना, FC बार्सिलोना.
Okay, now moving on. Techniques of collecting job analysis data does not include. Is it टेक्निक्स में क्या आता है? पर्सनल ऑब्जर्व, देन ट्रेनिंग, देन मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स और सेंडिंग आउट क्वेश्चनर्स, इनमें से कौन सा टेक्निक जो है जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्शन का नहीं है इनमें से? आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर देयर। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ट्रेनिंग है। इसमें कुछ खास था नहीं, क्योंकि मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि टेक्निक्स में कौन सा आता है? क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन भी है, और बहुत से टेक्निक्स है जिसके थ्रू ना हम डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जो अंडर लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। सिर्फ एक ट्रेनिंग था, वो तो बात ही किसी और चीज़ की करता है। ट्रेनिंग इज़ मोर अबाउट गिविंग यू द बेसिक नॉलेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव इनिशियल एंट्री। वो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के अंदर भी नहीं, बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ते होते थे, मतलब आगे चल के बिजनेस मैनेजमेंट में हमने पढ़ने को मिला। कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए ये बड़ा नॉर्मल चीज़ होती है। हमें बोलते होते हैं कि ना बिजनेस कैसे चलता है पता है? कहते क्या बताओ सबसे पहले? कहते सबसे पहले होता है सर्वाइवल। कहते हैं बस किसी भी तरीके से जितना पैसा लगा उतना तो वापस आ जाए। फिर वो कहता है अगला होता है प्रॉफिट, फिर आता है आपका ग्रोथ। कहते हैं अब बनाओ आप नए नई चीज़ें, अब तो अपने पास बहुत पैसा है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले सर्वाइवल वाली बात आती है। इसीलिए जब हम सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, पहले आपकी एजुकेशन होती है। आप पहले एजुकेशन खत्म करोगे, उसके बाद आपको क्या होता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बेस पर आपको जॉब मिलती है, और जॉब के बेस पर अगली आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। सो दीज आर ऑल सिमिलर टर्म्स, और मतलब दे आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स दैट आर फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. An HR manager in a large MNC is involved in establishing international structure of roles for people and assigning responsibilities. उसका काम होता है उसको लोगों का स्ट्रक्चर, उनके रोल्स डिफाइन करने हैं. What is the managerial function that the HR manager is performing? उसका काम होता है बेचारे का कि उसने सबको देखना है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, उसके सबका रोल क्या है, और साथ साथ ना रोल ऑफ पीपल एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन कर रहा है. I've got two answers here. One is from Yatan ke according B, and Sidhu ke according it's A again. Anybody else for the answer out there? अगर आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहीं पढ़े हैं तो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको. एंड गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ना मैं एवरी नाउ एंड देन मैं आपके पास ना इस पर्टिकुलर क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर बीच में कोई क्विज डाल देती होती हूँ, एमसीक्यूज डाल देती होती हूँ. तो कीप ऑन लुकिंग एट दैट एरिया एज वेल. और अगर इस क्लास की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करने का सोच रहे होते हैं तो हमारे पोर्टल पर ही आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी. टेस्ट सीरीज़ अगर अब तक रिव्यू नहीं किया तो टेस्ट सीरीज़ भी रिव्यू कर लीजिएगा. और क्लास के साथ साथ में ही कोशिश कीजिए कि आप थोड़े थोड़े नोट्स अपने बनाकर चलते हैं. दिस इज़ नॉट गोइंग टू दिस इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ गोइंग टू सेव योर टाइम. अपना टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, अपने लिए सबसे बड़ा ट्रेजर हमारा टाइम होता है. राइट? दिस वन इज़ ए ऑर्गेनाइजिंग. इसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए बन जाता है क्योंकि ना सीधी बात है, इसमें क्या बोला गया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना है, उनका स्ट्रक्चर बनाना है. जब आपने स्ट्रक्चर और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी बात कर दी ना, वेन एवर आई हैव टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजिंग वॉट आई थिंक ऑफ इज कि ना हमने ना एक स्केल्टन बना दिया. अब इस स्केल्टन के ऊपर आपने बैठकर सिर्फ मांस चढ़ाना है, मसल्स लगाने हैं और काम करना शुरू करना है. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज डन बाय स्टाफिंग. पहले आपने स्केल्टन खड़ा कर दिया, उसके बाद स्टाफिंग के अंदर आपने लोग रखने शुरू कर दिए, फिर उनको बोला काम ऐसे ऐसे करो, और एंड में आके कंट्रोलिंग की. यस, पोस्ट कॉर्प. ठीक है. Now, moving on to the next question, guys. The specialist role of HR manager takes a number of roles. जो HR है, more or less वो सारी दुनिया के काम कर रहे होते हैं. They do a plenty of jobs. Of these, which one ensures that all the members of the management perform their respective roles concerned with their effective use of a human resource?
क्या कर रहा है वो यहाँ पर, फैसिलिटेटर है, कंसल्टेंट है, एग्जीक्यूटिव है, या ऑडिटर है। देखिए उसके पास बहुत से रोल्स होते हैं, दैट इज़ ट्रू। अगर मैंने आपको मार्केटिंग के लिए रखा है तो आई विल हैव टू इंश्योर कि भैया आप मार्केटिंग के ही एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एरिया, आर यू एबल टू डू इट इन अ प्रॉपर वे और नॉट। तो आप अपने परफॉर्मेंस जो आपके रूल है वो हम उस चीज़ पे कुछ एक आपके साथ में एक बैलेंस में से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, तो उस केस में क्या होगा इसका आंसर? क्या आप फैसिलिटेटर हो? उस केस में आप एचआर हो। अभी आपने नंबर ऑफ रोल्स निभाने हैं और आपको ये भी देखना है कि सबको जो जो काम दिया है वो वही काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप बताइए। I've got one answer. The auditor. जितेश के अकॉर्डिंग भी ऑडिटर है एंड यतन के अकॉर्डिंग भी ऑडिटर है। देयर आर मेनी अदर एस्पिरेंट्स हु हैड बीन in this particular class every time that I'm here. So guys, if you are watching this video, come on, comment और अपनी तरफ से आंसर ज़रूर लिखिए। इससे क्या हो जाता है, यू हैव डिसाइडेड मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द आंसर। अब आपको भी याद है कि मेरा आंसर ये है, फिर जब मैं डिस्कस करूँगी अपना स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अपने नोट्स साथ में बनाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना अपना टाइम बचा सकते हो बचाओ ज़रूर, और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Approved के according it's also D. See, when you are going to review whether other people are doing the things in a proper way or not, that is done by auditor, not by anybody else out there. ठीक है, the correct answer is D. अच्छा, अगला, dash helps the organization in achieving short term and long term goals by effective utilization of human resource. It involves a development of HR objectives and their alignment with the organizational objectives. ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के रिगार्डिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ में जोड़कर चलना एचआर को। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एचआर के ऑब्जेक्टिव्स की, एचआर करने के हवाला है, और उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ के चलना। एम्प्लॉय के रिलेशन, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, या एचआर के रिलेशन मैनेजमेंट। I've got one answer, and that is approved के according is it's SHRM, that is strategic HRM, and according to Abhishek it's also D. According to him it's HR management. Okay, human relations management. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एचआर के ऑब्जेक्टिव्स। एचआर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये उनको डेवलप कर रहा है, फिर उनको अलाइन कर रहा है विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़कर चल रहा है तो ये स्ट्रैटेजिक ही है। अच्छा, अगर मेरे को सही में मतलब देयर आर स्टूडेंट्स, जब हम बिल्कुल बेस लेवल पढ़ा रहे होते हैं ना, जिन्होंने मैनेजमेंट का कुछ नहीं पढ़ा होता, व्हेन आई हैव टू एक्सप्लेन टू थिंग्स, वन इज ऑब्जेक्टिव टू देम एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी। आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि पता है, ऑब्जेक्टिव होता है वो मेन एम होता है, और उसकी शैडो होती है स्ट्रैटेजी। पता है क्यों? क्योंकि पहले आप एक एम सेट करते हो और उसको अचीव करने का एक, आप कह सकते हो, एक मेन आइडिया, जो मेन आपका कोर होता है, वो आप बना देते हो थ्रू स्ट्रैटेजी। वंस यू आर डन विद दिस, देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्दर वर्किंग। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट, planning that includes the recruitment or layoff strategy, development strategy, etc. जब ये प्लानिंग इन सब चीज़ों को डील करती है ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज इज द डैश प्लानिंग। ये कौन सी है? क्या ये कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग है, ये ऑपरेशनल है, इंटरमीडिएट है, या फिर शॉर्ट टर्म है? प्लानिंग जो कि बात करते हैं सिर्फ रिक्रूटमेंट किसको करना है, ले ऑफ किसको करना है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात कर रही है, ये कौन करता है? क्या ये कॉर्पोरेट लेवल होता है, या फिर ये इंटरमीडिएट यानी मिडिल लेवल होगा, या फिर ये आपका ऑपरेशनल लेवल होगा, या फिर शॉर्ट टर्म? बताइए, ध्यान से पढ़िए रितेश। रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है, ले ऑफ की बात की जा रही है। ओके, आई हैव गॉट वन आंसर एज सी एंड रेस्ट एवरीबडी वेंट फॉर, आई हैव गॉट वन आंसर एज बी एज वेल। मोस्टली का आंसर मेरे पास यहाँ पर ए आ रहा है। गाइस, रिक्रूटमेंट और ले ऑफ टॉप लेवल
सी इसकी प्लानिंग दैट इंक्लूड्स अ रिक्रूटमेंट एंड ले ऑफ एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा ऑन एक्सेट्रा बेस्ड ऑन कॉरपोरेट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। मतलब कॉरपोरेट लेवल की वर्किंग के बेस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट कंपनीज लाइक Infosys or Wipro, they are going to ask the corporate level to start doing the recruitment and layoff? उनका तो नीचे वाले लेवल से सब संभाल रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता किसी को कब रिक्रूटमेंट क्या चल रही है। वो एक सिस्टमेटिक उन्होंने ऑर्डर बना दिया था पहले ही, वो उसी के बेस पर चली जाते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो इंटरमीडिएट लेवल ना यानी मिडल लेवल है, they are just executing the entire area while the entire working is being done। corporate policies तो पहले बना दी ना, अब उसके बाद टॉप लेवल और कितना था इन चीज़ों पर ध्यान देगा। कॉर्पोरेट लेवल को तो अपने आगे डेवलपमेंट, अपनी अमेलगमेशन, मर्जर्स, डीमर्जर्स, उन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट यानी आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। आपको पता है ना इसका पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल पर आते हैं आपके सीईओ, सीएफओज और आपके जीएम, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर हमारे ब्रांच के डिपार्टमेंट हेड्स, फंक्शन डिपार्टमेंट हेड्स, वो सब आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा फोरमैन, सुपरवाइजर और आपका लाइन मैन, वो सब यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ नीचे बन जाता है आपका प्लेटफॉर्म लेवल, जिनको संभाला जाता है। Yeah, I totally agree. The corporate world is basically the trap point here. The corporate world definitely makes you feel that, okay, in this case, probably it's about the corporate, but the point is, they are not asking you about the corporate planning. The corporate level they are going to see. अगर corporate level की बात की जाए, वो बोलेंगे हमको तो अपनी कंपनी एक्सपैंड करनी है, उसके बाद थोड़ी वो कुछ बोलेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल जो है उसने सिर्फ डिसाइड कर दिया, लेकिन उसको किसको ले ऑफ करना है, किसको क्या करना है, अब ये मुसीबत तो सब इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोशन एंड टाइम स्टडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस? मोशन एंड टाइम स्टडी जो है ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है जॉब एनालिसिस के अंदर? ऑब्जर्वेशन का है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का है, ग्रुप इंटरव्यू के अंदर, या फिर क्वेश्चनर के अंदर? पता है मोशन एंड टाइम स्टडीज वर कंडक्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये ना एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फेडरिक विंसो टेलर ने इस चीज़ के रिगार्डिंग काम किया था। वो कहते हैं कि ना एक बार स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली जो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है वो किस तरीके से, कौन कौन से काम करता है। कुछ प्रोडक्टिव होता है, कुछ अनप्रोडक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल इवन व्हेन आई एम सेटिंग अप द क्लास, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरी प्रोडक्टिव थी, कुछ अनप्रोडक्टिव हुई होंगी, और उनके बेस पर मेरा कितना टाइम लगा वो चीज़ हम स्टडी करते हैं। उन्होंने ना इस बेस पर पिग आयरन को लोड करने वाली चीज़ के ऊपर वर्क किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के अंडर किया था। दे वर प्रॉबेबली बिल्डिंग अ पर्टिकुलर वॉल, और उसके अंदर ना उन्होंने 18 से उसको मिनिमाइज करके 5 मोशंस तक ले आए थे उसको, बाकी सब एलिमिनेट कर दिया था, और बोला इसके बेस पर पता है फटीग स्टडी पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। आप जल्दी थकोगे नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वो पर्टिकुलर पर्सन ज़्यादा समय के लिए काम कर पाएगा। तो यानी उसके पॉजेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। सो दिस वाज द पॉइंट। जब हम मोशन और टाइम स्टडी की बात करते हैं, दीज आर बेसिकली कैरी डाउन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इन्होंने स्टॉप वॉचेस भी रखी थी अपने साथ में, और साथ साथ ऑब्जर्वेशन के लिए लोग चार्ट्स, पेन्स, कलर चीज़ें, काफ़ी हाईलाइटर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। दैट वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट्स करेक्ट। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के ऑपरेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं बताइए? ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम, एचआरएम के ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या आया? क्या प्रोक्योरमेंट करना, डेवलपमेंट करना और कॉम्पनसेशन और मोटिवेशन, या मेंटेनेंस करना, या फिर इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऋषभ के अकॉर्डिंग द आंसर इज डी। ओके, I've got another answer from Aparoop. According to him, it's also D. Nakul ke according it's also D. Okay. So let's discuss operative functions of HRM. HRM जो regular basis पे करता है guys. Okay, I've got one particular answer as A. Rest everybody believes इसका आंसर D है। सर ऑपरेटिव फंक्शंस की बात की जा रही है, मतलब जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस हैं, अब उसके डे टू डे ऑपरेशंस में क्या आता है?
उनका ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे आ जाते हैं। कैसे? जब हम पहली बात करते हैं, पहला प्रोक्योरमेंट तो उनको करते रहना पड़ता है, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर वर्क, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेशन इज देयर, मेंटेनेंस, बिकॉज जितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनको खुश रखना, उनकी एक तरह से ना बेसिकली क्या होता है, जब भी उनको लगता है कि उनको काम में कहीं दिक्कत आ रही है, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे इन एचआर के पास कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिटेन करेगा। और साथ साथ इमर्जिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग दे आर गोइंग टू वर्क, उनको अपने वर्क स्टाइल के अंदर वो चेंजेस करवाने पड़ते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बन जाता है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, डैश इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक विच अप्रेजल्स रेट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर, एमबीओ, बार्स, बॉस और बॉस। वैसे एम बी ओ यहाँ पर है तो एम बी ई आई कैन पुट इट हेयर। ठीक है, एक एम बी ई ले लेते हैं एंड रेस्ट आपके पास बी ओ एस या बी ओ डबल एस। आंसर हो ही गया आज। द करेक्ट आंसर इज बार्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्स? लास्ट क्लास में हमने किया था। आसिफ के अकॉर्डिंग इट्स बी। चलिए बताइए बार्स की फुल फॉर्म। ये तो आज हो ही गया। बताइए फुल फॉर्म ऑफ बार्स क्या है? ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। आई थिंक अभी आज थोड़ा सा चैट रेट में कुछ दिक्कत आ रही है। दैट इज बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल्स। ओह, अभी एक लास्ट क्वेश्चन पड़ा है, चलो ये भी ख़त्म कर लेते हैं, बिकॉज आई वांटेड कि एटलीस्ट अगर थोड़ी सी लेट शुरू हुआ है तो हम एटलीस्ट अपना टाइम पे कंप्लीट करें जितने क्वेश्चंस होते हैं। कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पढ़े हैं गाइस, ख़त्म कर लेते जितने बचे हैं जल्दी जल्दी। कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, टास्क को इकट्ठा करना, ड्यूटीज़ को इकट्ठा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इकट्ठा करना, इसे हम कहाँ एग्जैक्टली काउंट करते हैं? देखिए, क्या ये एच आर आई एस में आया, क्या ये जॉब में आया, क्या ये रोल में आया, क्या ये डिजिग्नेशन में आया? जब हम बात करते हैं बहुत सारे कामों को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जब ये सब इकट्ठा हो जाता ना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, यानी एच आर एस आई एस तो गायब होगा। रोल, अच्छा ये तो एक अलग चीज़ होगी। डेजिग्नेशन जो है वो भी यहाँ पर नहीं, बिकॉज दैट इज़ योर पोजिशन। द करेक्ट आंसर हेयर इज जॉब। दैट्स करेक्ट ऋषभ, द करेक्ट आंसर इज जॉब। ओके, सो ये हुआ आज के मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई ब्रॉट। आई विल बी ब्रिंगिंग अप मोर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग टॉपिक्स। मैं ना नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को बता दिया करूँगी कि मैं कौन सा टॉपिक अभी कवर करवा रही हूँ। इन केस आपको लगता है कि आप कोई थ्योरीज भी पढ़ना चाहते हैं, वी हैव स्टार्टेड विद इट। अभी रिसेंटली मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग 7 पीज ऑफ मार्केटिंग। सो टिल नाउ अगर आपने 7 पीज ऑफ मार्केटिंग वाली वो वीडियो रिव्यू नहीं की है तो आप उसको देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली 7 पीज ऑफ मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे ना आई विल बी पुटिंग दीज मिनी वीडियोस जहाँ पर हम कुछ ना कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है विच आर क्वाइट कंफ्यूजिंग वो हम आपको उसके थ्रू करवा सकें। इन केस आपको लगता है कोई स्पेसिफिक, आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू गो हेड विद इट, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर दीजिएगा एंड वील बी ट्राइंग टू ब्रिंग अप सच टॉपिक्स जिससे आपको एक क्लैरिटी हो सके। टिल नाउ अगर आपने अब तक हमारे पोर्टल को रिव्यू नहीं किया है तो पोर्टल पर जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। हमारा स्पेसिफिक अगर आपने हमारे पेड कोर्स को परचेज किया है तो गाइज आपके पेड कोर्स के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज़ भी मिली हुई है। आप टेस्ट सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, वो 1 नवंबर से शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ आपके पास हर क्लास साथ में वेब नोट्स अवेलेबल है, आपको पीडीएफ अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। फर्स्ट क्लासेस जो है वो डेमो कोर्स जो हमारी फ्री है, उसके बाद जो है डेमो कोर्स को रिव्यू करके यू कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड करते हो आपकी स्टडीज़ के अंदर, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, यू कैन मेक अप योर डिसीजन एंड गो फर्दर। ओके, रिगार्डिंग द गाइडेंस थिंग, Rishabh, I think you can just drop that particular doubt that you are looking forward to, especially in terms of the guidance. We'll be trying to help you out in that case. Okay guys, happy Gurpurav again, and I hope this particular year is going to bring good amount of joys for all of us all together.
Goodbye, everyone. Thank you.